मैं पिछले 8 महीने से चिल्ला कर कह रहा हूँ कि ये मस्जिद अवैध है और इस मस्जिद के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, डायलिसिस सेंटर चल रहा है, बारात घर चल रहा है, अवैध पार्किंग चल रही है। अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले। ये अफवाह किसने फैलाई कि मस्जिद तोड़ी जाएगी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जाहिर सी बात है ये स्क्रीनशॉट पूरे दिल्ली भर में फैला। मैं लगातार उसे गिरवाने के लिए संघर्षशील था, हूं और रहूंगा, और मैं मानता हूं जब ये अवैध मस्जिद गिरेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये आदमी इसमें पेटिशनर है, क्या पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ रही है कि भाई आपने क्यों यहाँ से मस्जिद के बारे में गलत अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिराई जाएगी? बीजेपी का कल्चर ही बुलडोजर कल्चर है। जब मेरी जमीन है आप मेरे को नहीं रख रहे सर्वे में। वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे पास कोई ऑब्जेक्शंस, कोई सजेशंस, कोई भी उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आया है। वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, वक्फ बोर्ड इसका रखरखाव नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने इसे डीलिस्ट कर दिया था वक्फ बोर्ड की उस पे लिस्ट में से, और उन्होंने कह दिया था कि अब ये गवर्नमेंट की तहवील में चली जाएंगी। आज का बड़ा सवाल, फैज़े इलाही मस्जिद पर बुलडोज़र चलने से पहले अफवाह किसने फैलाई? और उससे भी अहम सवाल, कौन है प्रीत सिरोही जिसे भाई प्रीत कहा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उठ रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड पर सवाल? जी हाँ, फैज़े इलाही मस्जिद का मामला अब सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं रह गया, ये मामला अब अफवाह, डर, टारगेटिंग और सियासी दबाव के गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली पुलिस जिन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है उनसे पहले एक सवाल का जवाब ज़रूरी है। जी हाँ, जिसने सबसे पहले फेसबुक पोस्ट के ज़रिए ये अफवाह फैलाई कि मस्जिद पर बुलडोज़र चलेगा और वो चलवा रहा है, उस पर कार्रवाई कब होगी? जी हाँ, सबसे पहले आप शुएब जमाई दिल्ली AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने टीवी डिबेट में क्या कहा उसको सुनिए और फिर हम आगे की बात करेंगे। ऑर्डर आया और MCD के कार्रवाई से पहले ये अफवाह किसने फैलाई कि मस्जिद तोड़ी जाएगी? जो पेटिशनर है उसमें, जो भारतीय जनता पार्टी का शैडो ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहा है, सेव इंडिया फाउंडेशन, उसका एक बंदा है भाई प्रीत सिंह। उसकी फेसबुक अभी भी पोस्ट आप देख लेंगे, 5 दिन पहले, अभी 5 दिन पहले उसने लिखा है प्रशासन जल्द ही गिराएगा अवैध मस्जिद, दरगाह फैज़े इलाही तुर्कमान गेट रामलीला मैदान, 1 लाख कमेंट होते ही गई। तो ये किसने अफवाह फैलाई कि प्रशासन जल्द ही गिराएगा अवैध मस्जिद? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जाहिर सी बात है ये स्क्रीनशॉट पूरे दिल्ली भर में फैला कि मस्जिद गिराई जा रही, मस्जिद गिराई जा रही। और ये आदमी इसमें पेटिशनर है, क्या पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ रही है कि भाई आपने क्यों यहाँ से मस्जिद के बारे में गलत अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिराई जाएगी? ये आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, नॉट स्क्रीनशॉट बल्कि आप उसके फेसबुक में देख लीजिए, लाइव है इस वक्त। अब आ जाइए दूसरे पे कि भाई यहाँ से दूसरा पक्ष आप सुनते नहीं। इस दिल्ली के अंदर कई ऐसी मंदिरें हैं जो फुटपाथ के बीचों बीच बनी हुई है, फुटपाथ साइड से कर ली गई, रोड किनारे से कर लिया गया, लेकिन वो नॉन मुस्लिम रिलीजियस स्ट्रक्चर वैसे ही मौजूद है। मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट खाली उसकी दे देता हूं तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डिसीजन दिया था, हम दे रहे हैं। यमुना के किनारे एक प्राचीन शिवा टेम्पल है जो DDA के जमीन पर था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड किया और कहा कि उसका डेमोलिशन होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। दिल्ली के ताज इनक्लेव गीता कॉलोनी के नजदीक एक शिव मंदिर है जिसको इलीगल घोषित कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, लेकिन अभी तक यहां से गिराया नहीं गया है। भाजपा कार्यालय के सामने मिंटो रोड पर एक काली मंदिर है जो 2001 से मामला पेंडिंग है और सरकारी जमीन का मामला है, पूर्ववर्ती सरकार ने उसको यहां से उठाया था, अभी तक उसको यहां से नहीं की। CPW कॉलोनी देवनगर में दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन के सामने सरकारी जमीन पर एक अवैध जो है तरीके से नॉन मुस्लिम रिलीजियस स्ट्रक्चर यानी मंदिर के स्ट्रक्चर बनाए गए। पतपड़गंज में है, रोहिणी दिल्ली प्रशांत विहार में रिंग रोड के सामने माता मंदिर बना है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज ये साफ होता जा रहा है कि अफवाह फैलाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद याचिकाकर्ता से जुड़े दायरे से शुरू हुआ, लेकिन कार्रवाई का रुख सिर्फ एक तरफ क्यों दिखाई दे रहा है? कौन है प्रीत सिरोही उर्फ भाई प्रीत? राम राम जी। लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट कांड में जो डॉक्टर आसिफ अली रोड रामलीला मैदान अवैध मस्जिद में रुका, इसका खुलासा आज तक के ट्विटर अकाउंट पर मैंने अभी देखा। मैं पिछले 8 महीने से चिल्ला कर कह रहा हूं कि ये मस्जिद अवैध है और इस मस्जिद के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, डायलिसिस सेंटर चल रहा है,
बारात घर चल रहा है, अवैध पार्किंग चल रही है, भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज घंटों इसके ऊपर सुनवाई चली और चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि 3 महीने में यह अतिक्रमण तोड़कर हटाया जाए। इसी अवैध मस्जिद के अंदर वो डॉक्टर उमर 3 घंटे तक रुका था। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट की गलियारों में अगर कोई शख्स सबसे आसानी से पहचाना जाता है तो वो है प्रीत सिरोही। लंबा कद, गठीला शरीर, कमर तक खुले घुंघराले बाल, खादी का पहनावा। ना वकील है, ना किसी पार्टी का पदाधिकारी, फिर भी पिछले 1 दशक से अदालतों में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। खुद को एक्टिविस्ट बताने वाले प्रीत सिरोही सोशल मीडिया पर दावा करते हैं सरकारी ज़मीन पर बने अवैध इस्लामी ढांचों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई और लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका असली नाम प्रीत सिरोही है और उनका हालिया कानूनी मुहिम का सबसे बड़ा नतीजा फैज़े इलाही मस्जिद पर हुई कार्रवाई है और उसके बाद जो भीड़ भड़की है और जो पथराव हुए हैं, वो भी एक तबका कह रहा है कि उन्होंने ही ये कहा कि मस्जिद फैज़े इलाही गिराई जाएगी। लाल किले के सामने जो आतंकवादी घटना, जो कायराना हरकत इन लोगों ने की, उसमें जो जिन लोगों का बलिदान चला गया वो बेचारे निर्दोष थे और वो जिस मस्जिद में रुका, उस मस्जिद का मैंने कोर्ट से ऑर्डर कराया। मैं लगातार उसे गिरवाने के लिए संघर्षशील था, हूं और रहूंगा और मैं मानता हूं जब ये अवैध मस्जिद गिरेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन देशवासियों को जिन निर्दोषों ने ऐसे बम ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई है। जिसके बाद दूसरे इन्फ्लुएंसर्स, दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उस बात को उठाकर मैसेज व्हाट्सएप और इन सब जगहों पर भेजने लगे और जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हम आगे की बात लेके चलते हैं। उससे पहले हिंदुस्तान लाइव के फरहान ने जो पुलिस अफसर से जो बात की है उसको सुन लीजिए और फिर हम समझेंगे कि असल में हुआ क्या। तुर्कमान गेट पर मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही के मामले में आज एक बड़ी चीज़ जो सामने आई, लोगों की जो र्यूमर्स थी, अफवाह थी इस बात को लेकर के कि नमाज जुमा अदा नहीं होगी या पढ़ने नहीं दिया जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से पुरइत्मीनान पुरसुकून लोगों ने नमाज भी अदा की और सब कुछ हो गया। सवाल अब इस बात का है कि इलाका कब खोला जाएगा। जिस तरह घरों में लोगों को दूध, दवाई की, खाने पीने की चीज़ों की, सब्जी, फ्रूट वगैरह की परेशानी हो रही है, ये कब तक रहेगा? बाजार कब खुलेगा? गिरफ्तारी कितनी हुई हैं और क्या कुछ इस मामले में आगे रहेगा? मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नितिन वॉल्सन सर। आपसे एक सवाल ये है कि किस तरह से आप इसको अब टैकल कर रहे हैं और आज जो नमाज हुई है और पीसफुली सब कुछ हो गया, सबसे पहले तो उसको लेकर। सी फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ एवरीथिंग सब पीसफुल ही थे, एक्सेप्ट एक आधा घंटे का जो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट जो 6 और 7 तारीख के नाइट में हुआ। उसके अलावा हमारा एरिया में, ओल्ड दिल्ली में या फैज़े इलाही मस्जिद के एरिया में, चांदनी महल के एरिया में, वहाँ पे सब पीसफुली रहा। इनफैक्ट हमारा पुलिस और एमसीडी के साथ लोकल लोगों का, सिविलियंस की कोऑपरेशन काफ़ी अच्छे रहे। सारे रेस्पेक्टेबल लीडर्स हमारे साथ जुड़े रहे। 6 और 7 तारीख के रात को जब डेमोलिशन हो रहे थे, इस बीच में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में 25-30 लोगों ने स्टोन पेल्टिंग पुलिस के ऊपर किया। अदर देन दैट एवरीथिंग हैज़ बीन पीसफुल। आज भी पीसफुल रहा। आज भी सारे मस्जिदों में, जो ओल्ड दिल्ली की मस्जिद है, सारे मस्जिदों में लोगों ने शांति से अपना जो प्रेयर्स करना वो किया। हम लोगों ने किसी को रुकवाया नहीं, ना हमने किसी से पूछताछ की। एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। लेकिन दरगाह फैज़ इलाही के लिए कहा जा रहा था कि नमाज की इजाज़त नहीं होगी जुमे की, लेकिन फिर वहाँ भी जुमे की नमाज हो गई। अब क्या क्वांटिटी वगैरह का है कि 50 आदमी पढ़ेंगे, 40 पढ़ेंगे, या अब नॉर्मली सब हो जाएगा? एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है। ये एक्चुअली वो रूमर्स है कि नहीं होगा हैंड ओवर। तो हाँ, वहाँ पे जो एक्चुअली थोड़ा सा ये था कि अभी वहाँ पे आसपास डेमोलिशन हुआ है, तो डेमोलिशन के बाद बहुत सारे डेब्रिस थे, बहुत सारा वो जो आयरन मटेरियल्स पड़ा था। और दूसरा, बगल में कोई डेमोलिशन हुआ, इतना जेसीबी चलाया, तो ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि ज़्यादा लोग जब आएगा तो ये हो सकता है कि मतलब माइट बी इफ देयर इज एनी ट्रबल, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम लोग जैसे असेसमेंट हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। देन वी डिडंट आस्क एनीबॉडी। जो भी मस्जिद में आ रहे थे सबको हमने नमाज, मतलब हमने तो इंटरव्यू नहीं किया, लोग आया, नमाज की और गया।
तो नितिन जी, मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा, इस वक्त घड़ी में 10:02 हो रहे हैं रात के, तो लोगों को जो घरों में कैद हैं पिछले 3 दिन से लगातार, उनके लिए अब बाजार कब खुल जाएगा, दुकानें कब खुलेंगी, कब लोग आ सकते हैं और कब जिंदगी पटरी पर दोबारा से लौटेगी? इट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल ओनली। जो भी वहाँ पे जो व्हीकल्स और जेसीबी मूवमेंट के लिए जो रेस्ट्रिक्शन थे, दैट विल बी दैट वी हैव इंस्ट्रक्टेड द ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड टू लिफ्ट इट ऑफ। तो अभी लोग अपनी दुकान वगैरह खोल सकते हैं क्या? आप अपनी तरफ से ये आदेश दे रहे हैं? नहीं, इट्स ऑलरेडी वी हैव कन्वेड इट टू द ऑफिसर्स एंड जो भी वहाँ पे नॉर्मलसी है, नॉर्मलसी हैज बीन रिटेन्ड। इट्स लाइक इट विल बी बैक टू नॉर्मल। यानी अभी हम कह सकते हैं कि थोड़ी ही देर में लोग अपनी दुकान खोल सकते हैं, लोग बाजार में। किसी को भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इट्स नॉर्मल। ठीक है सर, मुझे ये चीज़ भी आपसे एक मालूम करना था, अब तक टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट कितनी हो गई हैं, और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के भी जो नाम बराबर आए हैं सामने, उसको लेकर के भी किस तरह की आप लोग हो गई? 13 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है अभी तक। ये 13 लोग जो है, जो स्टोन पेल्टिंग जो इंसिडेंट थे, एक रात का जो इंसिडेंट है, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है। बाकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारा एक टीम ने ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक लिस्ट बनाया था, उनके वीडियोस भी हमें पास किया था। तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है, उन्होंने इसको एनालिसिस किया और 2 लोगों को अभी ज्वाइन करवाया और उनके वीडियोस हमने चेक किया, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स भी चेक किया। तो दे हैव बीन आस्क्ड टू गो बैक। तो इसमें जो सलमान का नाम आ रहा था, हाजी सलमान का या एमन रिजवी वगैरह का, ये भी चेक करा लिए गए हैं? ये अभी ये 2 जो लोग प्रोफाइल्स अभी बोला, ये अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। सर, एक चीज़ और भी आई थी कि ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में, जैसे आपने बताया कि सब कुछ हुआ था, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है एमन रिजवी, उन्होंने मीडिया में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने तो पोस्ट जो है वो व्हाट्सएप की वीडियोस वगैरह देखकर डाला था 3:30-4 बजे रात को, जब तक हो चुका था सब। आई टोल्ड यू, जो आप लोग, आपने जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसका नाम जो लिखा है, दे आर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। हमने तो अभी लीगली इनके खिलाफ कोई कोएसिव एक्शन नहीं लिया। हम उनकी वीडियोस एनालिसिस कर रहे हैं, और अगर इस इंसिडेंट का, जो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट में कोई ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट और या कोई रीजन इसमें इसमें कोई पेट्रोल वी आर एबल टू कंफर्म, हम इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। किसी की कोई नाजायज गिरफ्तारी नहीं हो, ये भी पुलिस सुनिश्चित कर रही है। एक माँ ने बताया कि वो अपने बच्चों को लेकर जा रही थी, रोड साइड घर है उसका, तो इसी वजह से उसको अचानक से तभी पकड़ लिया गया। तो इस तरह की भी बात आई है, मीडिया के जरिए ही सामने आ रहा है। नहीं, जो भी हम भी किया है वो सब वीडियो फुटेजेस, सीसीटीवी और जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे थे, उनके स्टेटमेंट के बेस में विद प्रॉपर एविडेंस हमने कराया। इनफैक्ट आज बेल हियरिंग भी थे, जितने लोगों को हमने गिरफ्तार किया। कोर्ट वाज आल्सो सेटिस्फाइड कि पुलिस की कार्रवाई जो है ये सही है, और बेल भी इनका रिजेक्ट, इनका जेसीबी अभी इनकी जेसीबी एक्सटेंड हुआ था। सर, बाहर के बंदे इसमें ज्यादा थे, अगर पूछा जाए मोटे तौर पर, कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो कम थे, कि बाहर से लोग बुलाए गए या आए वहां पर जिन्होंने आके उपद्रव किया? जो जितने लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें मैक्सिमम जो है वो लोकल लोग ही है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस वक्त हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से? इस वक्त हजारों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं सर। इट वॉज ए वेरी स्मूथ डेमोलिशन। इनफैक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया। इनिशियली कोर्ट में इनके हियरिंग हुआ, कोर्ट के ऑर्डर हुआ, कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोर्ट के ऑर्डर को लोगों तक हम पहुंचाए। हमने मैक्सिमम लोगों को इसमें, स्टेक होल्डर्स को इसको पार्टिसिपेट करवाया। इन सबको हमने थ्रू मास मीडिया, इनफैक्ट आपके थ्रू भी हमने एक बार इन सब लोगों को पहुंचाया, जो भी लोग सुन रहे हैं। आई थिंक ये पहले भी मेरे साइड से सुना होगा कि हमारा एक डेमोलिशन होने वाला है। फिर इनके बाद जो कोर्ट में जो रिविजन है, जो स्टे के लिए या फिर उनको अपील करने के लिए जो जाना है, वो प्रोसेस भी हुआ, लेकिन उसमें कोई कोर्ट के ऑर्डर का खिलाफ कुछ ऑर्डर नहीं हुआ। तो उसके बाद ये था कि डेमोलिशन करना ही है। फिर एमसीडी जो लैंड ओनिंग एजेंसी है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस टाइम में करेंगे। तो ऐसे सिक्योरिटी एजेंसी दिल्ली पुलिस को अप्रोच किया गया, तो दिल्ली पुलिस ने उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से फोर्स प्रोवाइड किया। जब डेमोलिशन होने वाला था तो उस टाइम 30-40 मतलब जितना भी लोग हैं, वो अभी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है एंड इन्वेस्टिगेशन है, उन लोगों ने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया। उन लोगों के खिलाफ हम लीगल एक्शन करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करेंगे। और जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करी, इनको पुलिस ने फोर्स यूज़ करके, दैट टू विथ मिनिमम फोर्स यूज़ करके इनको पुश बैक किया, और जो लीगल प्रोसेस है डेमोलिशन है वो कैरी किया। डेमोलिशन के टाइम में भी हमने पहले भी बोला था कि ये डेमोलिशन जो है, जो मस्जिद के आसपास की जो एनक्रोच लैंड है उनके ऊपर है। अभी भी आप देखना, आज भी विजिट किया हमने, मस्जिद का एक भी पोर्शन कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, एवरीथिंग इज इंटैक्ट। और आज इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है
कि आज वहाँ पे लोगों ने आके वो जुमे की नमाज भी किया। तो इट इज़ स्मूथ, जो भी जितना भी लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ये है, तो आई थिंक इट इज़ ए नॉर्मल, मतलब जो डेमोलिशन हमारा जो एनक्रोचमेंट है, तो लीगल लॉ कोर्ट की ऑर्डर के हिसाब से हमने ये लीगल जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको पूरा फॉलो करके ये हुआ इंसिडेंट। ये नाइट में डेमोलिशन के लिए जो बार बार सवाल उठ रहा था, वो एमसीडी की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि रात में ही किया जाए। क्या है कि एक ज्वाइंट कमेटी बना था एमसीडी और दिल्ली पुलिस के, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे। तो हम लोगों ने टाइम का डिसाइड कर रहे थे, तो ये एक सजेशन आया कि मॉर्निंग में अगर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने की पॉसिबिलिटी है। और ये है कि मतलब जो ऑनलुकर्स है, जैसे इंडिया में एक फेमस सेइंग है कि मतलब जेसीबी देखने के लिए 15-20 हज़ार लोग आ जाएंगे। तो अगर 30 जेसीबी आ गया तो उसको देखने के लिए इतनी सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि इतनी जेसीबी अगर ये लोग लेके आ रहे हैं तो बेटर है कि रात में कर लेंगे, जो ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगा, आराम से हो भी जाएगा और लोगों को असुविधा भी जो है वो कम होगा। इसलिए हमने रात को डिसाइड की थी और रात में कर दी। पहले ही हमारे स्टेक होल्डर से हमने बात की और उनको बताया भी था कि डेमोलिशन होना है, कोई भी दीजिएगा कि कुछ मीडिया के लोग जो हैं, अब जब इलाके में अमन शांति हो रही है, फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स वगैरह वहां पर आकर के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। पुलिस क्या उनके लिए भी कुछ सोच रही है? जो सवाल जवाब जबरदस्त पुलिस की ड्यूटी है टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी एंड अपहोल्ड द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। ये हम किसी भी तरह से किसी को भी हाथ में लेने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अगर कोई भी शख्स इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी हम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, विरोधाभासों से भरी सोच, प्रीतद्रोही देशभक्ति, स्वदेशी और देश बचाने की भाषा बोलते हैं, लेकिन उनकी पूरी मुहिम टिकी है स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और वायरल वीडियो पर। वो कहता है मस्जिद डीडीए की नहीं वक्फ की है, लेकिन कागजात फिर देखेंगे, यानी शक जिंदा रखना ही उनकी रणनीति है। फैज़े इलाही मस्जिद ज़मीन से जुड़ा सच को समझ लीजिए। तुर्कमान गेट की तंगलियों में बसी फैज़े इलाही मस्जिद दशकों से ऑटो स्टैंड, दुकानों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बीच खड़ी थी। हर शुक्रवार लगभग 7,000 नमाजी वहाँ पर जमा होते थे, लेकिन जिसके बाद बिल्डोज़र चला, उसके बाद जो जुमा आया, जो कल जुमा था, वहाँ पर मुश्किल से 50-60 लोग ही नज़र आए। 7,000 से 50-60 हो गए, क्योंकि इंसानों को, वहाँ के रहने वालों को दुख समाया है। और जब हम भी फैज़े इलाही मस्जिद के एरिया में गए तो हमने कई बार इस बात को दोहराया कि इतना सन्नाटा कभी भी तुर्कमान गेट पर नहीं था। यहाँ का एरिया कभी भी इतना शांत, यानी कि जब आपका समझ सकते हैं कि कोरोना काल हुआ होगा तब होता है, या फिर कोई कर्फ्यू लगा होता है तब होता है, तो कभी इतना शांत इससे पहले कभी नहीं था। पूरा शांत एरिया देख सकते हैं, कार्रवाई अपने ज़ोर शोर से चल रही है। जी हाँ, और एक सवाल ये भी उठा जा रहा है, भैया कौन सा राउंड है तुम्हारा? दूसरा राउंड। और कितने सुबह से चल रहे हो? हम 6 बजे से चल रहे हैं। 6 बजे से चल रहे हैं बराबर। ये देखिए, इस तरह की इनकी छोटी ट्रॉली है, बड़ी ट्रॉली सब लगी हुई है। सारे ये सब कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं जब जिस तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं। अब एक जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ये है कि आधी रात को क्यों इतनी भारी पुलिस बल, बिल्डोज़र पहले, बातचीत बाद में क्यों? जब हालात बिगड़े तो रात करीब 12:30 बजे बिल्डोज़र चले, कुछ देर बाद पथराव, आंसू गैस, लाठीचार्ज। पुलिस कहती है 15 से 30 साल के लड़के कई नकाब में थे, लेकिन सवाल है क्या पत्थर फेंकने वालों की उम्र से बुलडोज़र का इंसाफ तय होगा? ये एक सवाल है जो यहाँ पे उठ रहा है। आप देख सकते हैं, खामोशी देख सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि छत पे कोई महिलाएं लोग देख रही हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन पूरा इलाका शांत। ऊपर आप पक्षी देख सकते हैं, जब ये शांत इलाके होते हैं तो किस तरह से चील कौवे मंडराने लगते हैं, और वही समझा रहे हैं। ये देखिए पिलर के ऊपर इलेक्ट्रिशियंस यहाँ पे चढ़े हुए हैं, जैसे हमने बताया था कि वायरिंग होगी, क्योंकि जब इतना बड़ा एरिया है अवैध है तो इनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे मिले। ये कई सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है अगर अतिक्रमण का पैमाना यही है तो सबसे पहले हमारी दुकानें गिरेंगी, फिर सवाल सिर्फ मस्जिद पर क्यों। कोर्ट ने क्या कहा ये समझ लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा ज़मीन का विवाद सरकारी विभागों के बीच है, मस्जिद को डिफ़ॉल्ट रूप से अवैध नहीं ठहराया गया है, लेकिन अदालत की ये सावधानी ज़मीन पर अमन में नहीं बदल सकी। रात 1:30 बजे बुलडोज़र और टकराव हो गया। यहाँ पर स्वतंत्र आपको एडवोकेट मसरूर सिद्दीकी साहब
का एक बयान को सुनाता है और आपको समझ में आएगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भूमिका कैसी रही है। बयान थोड़ा लंबा है लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि ये आपके काम का है और आपको पूरी सब कुछ समझ में साफ साफ आएगा। 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जो आज दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। उस ऑर्डर को लेके काफ़ी चर्चा है सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा कि आपको उस ऑर्डर के बारे में बता दूं और क्या पस मंज़र था जिसमें वो रिट पिटीशन फाइल हुई। तो एक शख्स हैं प्रीत सुरोही नाम के, जिन्होंने एक फाउंडेशन बना रखी है सेव इंडिया फाउंडेशन, और उन्होंने अपना एक मिशन मकसद बना लिया है, वो है मसाजिद के ख़िलाफ़, मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें से ढूंढ के निकाल के लाते हैं कि कहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही है, कहाँ इलीगल कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसके ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस डालते हैं। उनकी बहुत रिट पिटीशंस हाई कोर्ट में पेंडिंग है अभी, और हाई कोर्ट ने उन्हें पिछली कुछ रिट पिटीशंस में फटकार भी लगाई थी। इसी बेंच ने फटकार लगाई थी जिसका ये फैसले का मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस की बेंच है। उसमें उन्हें कहा गया था कि आप एक ही रिलीजन की रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो इसके आपका मकसद जो है कुछ समाज सेवा का या समाज में भलाई का काम करना नहीं, बल्कि आप नफ़रत की भावना से इस तरह की रिट पिटीशंस फाइल कर रहे हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मैं नाम क्या लूँ सीधा बता देता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं और उनकी मसाजिद और कब्रस्तान वगैरह को, खानखाहों को आप टारगेट करते हैं। तो ये गलत है। आप ये देखिए कि और दूसरे, अगर आपको सही में आप समाज के वेल विशर हैं और समाज के खैर ख्वाह हैं, तो आप दूसरी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, दूसरे मज़ाहिब के हैं, उनमें अगर कोई एनक्रोचमेंट हुई है, अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, तो उसकी भी आप PIL डालें, रिट पिटीशंस डालें हाई कोर्ट में। लेकिन उन्होंने अब तक इस तरह का तो कुछ भी नहीं किया, और बदस्तूर उनका ये सिलसिला जो मुस्लिम मसाजिद वगैरह को टारगेट करने का है वो चल रहा है। तो उसी सिलसिले में उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, जो उनकी तंजीम है। रिट पिटीशन थी 17153 2025 की, और आप देखिए कितनी जल्दी ये पिटीशन डिसाइड भी हो गई। आज 12 तारीख को डिस्पोज भी कर दिया गया। और उस पिटीशन में कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक जॉइंट सर्वे हुआ था जिसमें MCD, DDA, LNDO, PWD, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के एहलकार मौजूद थे। और जो एक मुताल्लिक सबसे अहम इसमें स्टेक होल्डर है दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसको साजिशन नहीं कहूँगा कि इस जॉइंट सर्वे में शामिल नहीं किया गया। और वक्फ बोर्ड को हो सकता है नॉलेज ना हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हुई तो वक्फ बोर्ड के एडवोकेट्स जो हैं, उनके पैनल लॉयर्स हैं या उनके असिस्टेंट स्टैंडिंग काउंसिल जो हैं, वो कोर्ट में पेश हुई हैं इस केस के अंदर। तो उनकी नॉलेज में तो था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्हें वक्फ बोर्ड के CEO साहब को या वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर की नॉलेज में ये बात लानी चाहिए थी, ताकि वक्फ बोर्ड के सीनियर अफसरान इस तरह के जॉइंट सर्वे में मौके पर मौजूद रहते और अपना पक्ष रखते। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जॉइंट सर्वे रिपोर्ट जो आई उसमें बताया गया, इसको मैं ABC 3 हिस्सों में देखता हूँ। पार्ट A को समझ लीजिए कि 2512 स्क्वायर फीट को ये कहा गया कि ये रोड पे और फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट है, जो कि PWD का रोड है। 36,428 स्क्वायर फीट, 36,428 स्क्वायर फीट को कहा गया ये MCD का लैंड है। और उसमें बताया गया कि वहाँ पे बारात घर चल रहा है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उसमें पार्किंग भी है, और एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर भी इलीगली तौर पे चल रहा है। तीसरी कैटेगरी उन्होंने बताई जिसमें बताया 7,343 स्क्वायर फीट, 7,343 स्क्वायर फीट को उन्होंने कहा कि इसमें एक मस्जिद है, कब्रस्तान है। और ये भी कहा कि ये लैंड जो है LNDO की ओनरशिप है, और LNDO ने ये लैंड दरगाह कमेटी को कभी ट्रांसफ़र नहीं किया, और इसको लेके कुछ डिस्प्यूट है LNDO और MCD का। तो कोर्ट ने ये कहा लैंड C के मुतालिक, जहाँ पे मस्जिद और कब्रस्तान है, उसको कहा कि LNDO और MCD बैठ के
इसमें जो इनका आपस में तनाज़ा है लैंड को ओनरशिप लेने का और ट्रांसफ़र वगैरह का, उसको ये दोनों डिपार्टमेंट बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। लैंड ए जिसको मैंने बताया था, जहाँ पे रोड और फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट बताई गई है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, उसको डायरेक्शन दी गई है पीडब्ल्यूडी को कि वो एनक्रोचमेंट यहाँ से सफाफ करें बिल्कुल। और लेकिन उसमें एक ये बात कह दी गई है कि जो भी स्टेक होल्डर है जो वहाँ बैठा हुआ है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, सुनवाई की जाए उसकी पहले, और उसके बाद एनक्रोचमेंट हटाई जाए। लैंड बी जिसको मैंने कहा जहाँ पे बारात घर वगैरह चल रहा है, उसमें एमसीडी को क्लियर डायरेक्शन दी गई है कि वो वहाँ से सब तरह की एनक्रोचमेंट, इलीगल एक्टिविटी जो भी है वो जल्द से जल्द एक्सपीडिशियसली उसको वहाँ से रिमूव करे। तो इसमें एमसीडी और जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं उसको ये भी कहा गया है कि जो वहाँ बैठा हुआ है, जो भी स्टेक होल्डर है, जो जिसको आप हटा रहे हैं, जो वहाँ मुतासिर होगा उस पर, उसको आप एक सुनवाई का मौका ज़रूर दें। और ये जॉइंट एक्शन एलएनडीओ और एमसीडी मिलके करेंगे और इनको कहा गया है कि आप जल्द से जल्द करें और 3 महीने का टाइम दें। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो लीगल पॉइंट है, जो वक्फ बोर्ड के वकला भी शायद कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में सामने ये बात नहीं रख पाए और नहीं कह पाए, वो ये है कि ये दरगाह फैज़ इलाही का जो बात है, वक्फ जो है, ये 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट में शामिल है और 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो है तनाज़ा चल रहा है, जिसके लिए कोर्ट ने इससे पहले गवर्नमेंट ने 1 मैन कमेटी बनाई थी जस्टिस आर्यन की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी इन 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और वो रिपोर्ट जो है कारगर नहीं लगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने एक 2 मैन कमेटी बनाई थी जिसमें जस्टिस रिटायर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज थे गर्ग साहब, वो मेंबर थे, और एक एसडीएम साहब थे, उनको मेंबर बनाया गया था। और उससे मेन में 123 वक्फ प्रॉपर्टी से मुतालिक लोगों के मौक़िफ़ जानने की कुछ ऑब्जेक्शन है, कोई अपना स्टैंड, अपनी बात रखना चाहता है उसमें, तो वो कमेटी के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ रख सकता है। इसमें बदकिस्मती ये रही कि वक्फ बोर्ड ने इसमें पेशरफ्त नहीं करी और वक्फ बोर्ड इन 123 प्रॉपर्टीज़ के लिए अपना मौक़िफ़ नहीं रखा उन्होंने इसका 2 मैन कमेटी के सामने। 2 मैन कमेटी ने यही रिपोर्ट दी कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे पास कोई ऑब्जेक्शंस, कोई सजेशंस, कोई भी उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आया है। तो उसके बेस पे गवर्नमेंट ने, एलएनडीओ ने एक ऑर्डर पास कर दिया था कि वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, वक्फ बोर्ड इसका रखरखाव नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने इसे डी लिस्ट कर दिया था वक्फ बोर्ड की उस पे लिस्ट में से, और उन्होंने कह दिया था कि अब ये गवर्नमेंट की तहवील में चली जाएंगी। उसके अगेंस्ट में फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड जागा। जब ये ऑर्डर आ गया तो उसके बाद वक्फ बोर्ड जागा, ये 2023 की बात है, गालिबन 2023 की बात है शायद। तो उसके बाद वक्फ बोर्ड जागा था, तो वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में एक रिट लगाई थी कि इस ऑर्डर को रोकने के लिए ये गलत है, और हाई कोर्ट में ये कहा गया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और इनको ऐसे नहीं आप हमसे ले सकते। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, अभी एज सच हम इस पे स्टेटस को कर देते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वहीं बैठा रहेगा। लेकिन कोर्ट में एलएनडीओ ने कहा और डीडीए वगैरह ने कहा था 123 प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ एलएनडीओ की हैं, कुछ डीडीए की हैं, तो उन्होंने कहा हम इन प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करना चाहते हैं कि मौके पे क्या चीज़ बनी हुई है, मौके पे क्या स्थिति है, स्टेटस जानने के लिए हम मौके पे सर्वे करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया था कि आप सर्वे कीजिए, लेकिन विथ मिनिमल डिसरप्शन टू द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन देयर, कि वहाँ पे जो भी काम हो रहा है, जो बैठा हुआ है, उसे किसी तरह की तकलीफ़ ना हो पहुँचाई जाए, उसे वहाँ पे डिस्टर्ब ना किया जाए, और आप सर्वे कर लें। और कोर्ट ने ये भी कहा था उसमें कि पोजेशन का जो है वो स्टेटस को मेंटेन रहेगा, उसके आप डिस्पोजेस नहीं करेंगे वहाँ से किसी को, और ना ही वहाँ पे जो काम हो रहा है, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, विदाउट चेंजिंग द करेक्टर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़, कोर्ट ने कहा था कि आप सर्वे कर लें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। और वो केस अभी भी पेंडिंग है और उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 17 फरवरी 2026 की है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि जैसे उन्होंने चैलेंज किया उसको, गवर्नमेंट ने जो डिक्लासीफाई किया था इन 123 प्रॉपर्टीज़ को और उसको चैलेंज किया था, उसी तरह जब ये मामला आया था दरगाह फैज़ इलाही का, सेव इंडिया फाउंडेशन वाला जो सुनवाई हो रही थी, तो कोर्ट की नॉलेज में ये बात ले आनी चाहिए थी कि इट इज़ वन ऑफ द 123 प्रॉपर्टीज़
वक्फ प्रॉपर्टीज़ जिसका केस ऑलरेडी पेंडिंग है और जो डिस्प्यूट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो जब तक उसका डिसाइड ना हो जाए, और कोर्ट ने ऑलरेडी कह रखा है कि इसमें स्टेटस को मेंटेन रहेगा, इसका स्टेटस नहीं चेंज होगा और जो इसमें एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब नहीं की जाएंगी। तो अगर मैं मानता हूं कि अगर ये कोर्ट की नॉलेज में ले आए होते कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ में से हैं और इसका अभी टाइटल डिस्प्यूट चल ही रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, LNDO की है या क्या है, तो मैं मानता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट इस तरह का जॉइंट सर्वे रिपोर्ट के ऊपर इस तरह का कुछ ऑर्डर नहीं करते, बल्कि उसको पेंडिंग में रखते कि जब तक 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मामला फुली डिसाइड नहीं हो जाता, हाई कोर्ट से होता या उसके बाद अगर कोई भी पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो फाइनली जब तक ये डिसाइड ना हो जाए 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मामला, तब तक मैं मानता हूँ कि किसी भी तरह इसमें कुछ चेंजेस लाना, कोई पोजेशन ट्रांसफ़र होना इधर से उधर, वो मुनासिब नहीं है। मस्जिद फैज़ इलाही के पास जो चीज़ें थीं जिसे अवैध कब्ज़ा बताया गया था, जो कि वक्फ की ही ज़मीन पर थी, जिस तरह से AIM के सदर आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया था। जो फैज़ इलाही मस्जिद तुर्कमान गेट में है, सबसे पहली बात तो यह है कि 1970 का वक्फ गज़ीट सीरियल नंबर 40, अगर आप इजाज़त दिए तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसको। थोड़ा लंबा जवाब रहेगा, आप लोग फास्ट फूड का जवाब मत लो मेरे से। तो ये मेरे गज़ीट कॉपी है, सीरियल नंबर 40 ऑफ 1970, ख्वाजा फैज़ इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान एंड ग्रेवयार्ड। इसमें 1970 में लिखा हुआ है ओवर 100 ईयर्स वर्शिप एंड बरियल ऑफ डेड बॉडीज। ये वार्ड नंबर लिखा हुआ है, राइट। नंबर 1 ये। दूसरी बात यह है कि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस किसी समुदाय का होगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये 2 बात जहन में रखी। तीसरा क्या हुआ कि नवंबर 2024 को, 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा अपने ऑर्डर में, दिस पिटीशन फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट सीक्स अ डायरेक्शन फॉर रिमूवल ऑफ सर्टेन इंक्रोचमेंट्स said to have been found in a joint survey report herein referred to as JSR। थर्ड पॉइंट ये है कि अब ये जो जॉइंट सर्वे हुआ, जॉइंट सर्वे में कौन पार्टी है, इसमें कौन थे सर्वे रिपोर्ट, सर्वे जब हुआ, कंडक्टेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ MCD, DDA, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का है, और चौथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स। जब मेरी जमीन है, आप मेरे को नहीं रख रहे सर्वे में, हाँ मेरी जमीन है, सर्वे मेरे को नहीं रख रहे। चौथी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। क्यों गलत है डिवीजन बेंच का? क्योंकि उन्होंने टाइटल डिसाइड कर दिया। अगर जब मेरा मालिकाना हक है उसके ऊपर, तो रूल पोजीशन ये है लॉ के लिहाज से वो वक्फ ट्राइब्यूनल को जाना। पांचवी बात यह है कि जब ये केस चल रहा था तो वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल में खड़े हुए थे और उनके मुंह में गुलाब जामुन था, एक लफ्ज नहीं बोले। छठी बात यह है कि आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड और ये मस्जिद के लोगों में केस चल रहा। क्या केस चल रहा? हर साल वक्फ प्रॉपर्टी को 20% वक्फ फंड देना पड़ता वक्फ बोर्ड को। दिल्ली वक्फ बोर्ड इनको बोल रहा था 70% दो। ये केस आज भी चल रहा। तो ये दिल्ली वक्फ बोर्ड इज कंप्लिसिट इन दिस मैटर। जब ये फैसला नवंबर 2025 को आया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिव्यू पिटीशन फाइल करना था, रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं करे। और ये एक बात याद रखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर और MCD का हेड जो थे एक ही आदमी था। MCD का हेड और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर। फिर कोर्ट में क्या बोला कि भाई MCD को बोला कि तुम हियरिंग करो। अगर आप मेरी जमीन है बोल के बोल रहे, आप कैसा हियरिंग करते? वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो हर एतबार से ये एक तो जजमेंट गलत है, दूसरा दिल्ली वक्फ बोर्ड कॉम्प्लिसिट है इसमें। वहाँ की जो कमेटी है
वो बिल्कुल काहिल नाहिल है। उनको चाहिए था कि आप जाकर रिव्यू पिटीशन डालते। अभी भी हम डिमांड कर रहे, अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, और ये कमेटी के लोग जो काहिली के मजाहरे कर रहे हैं, आप फौरन सुप्रीम कोर्ट जाके डालो। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, 1970 का गजेट इशू करती गवर्नमेंट, और एलडीओ इज अंडर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये पूरा गवर्नमेंट की साजिश है, इस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की डेमोलिश किया गया है। इसीलिए ये इसका फैक्ट है जो आपके सामने मैं बयान किया। और वहाँ के स्थानीय एमएलए आले मोहम्मद भी कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली वक्फ की भूमिका बहुत ही निराशाजनक रही है। तो उसके आसपास का इलाका के लिए 20 से 30 बुलडोज़र हुए। पुलिस के मुताबिक करीब 150 लोग जमा हुए थे, पत्थरबाजी हुई, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, गिरफ्तारी हुई। लेकिन सवाल वहीं का वहीं। यार मस्जिदें मिल रही हैं क्या इनको सिर्फ मस्जिदें मिल रही हैं, मदरसे मिल रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर से नफरत फैलाते हैं, इसके अलावा कुछ और है? अगर इतना दम है तो जाके बांग्लादेश में दिखाओ ना। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा है, हिंदू हित की बात करोगे, और बांग्लादेश के अंदर हिंदू मरेगा और तुम कुछ करोगे नहीं, उनको तेल बेचोगे, उनको बिजली दोगे, उनकी बिजली काट के दिखाओ ना। अफवाह फैलाने वाले का नाम एफआईआर में क्यों नहीं? मुस्लिम संगठनों की आपत्ति है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है भारत में मस्जिद या तो वक्फ की होती है या यूज़र के आधार पर मान्य होती हैं। जिनके पास सदियों पुराने दस्तावेज नहीं होते, अवैध मस्जिद जैसे शब्द नफरत को जन्म देते हैं। देखिए, बीजेपी का कल्चर ही बुलडोजर कल्चर है। कहीं तो अपराध को छिपाने के लिए वो बुलडोजर चलवाते हैं रिजॉर्ट हाउस में रेपिस्ट को बचाने के लिए, तो कहीं वो कमजोर तबकात को बजाय उसकी वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उन घनी आबादी को उजाड़ने के लिए चलाते हैं। विकास के माने ये नहीं होते हैं कि आबादियों को उजाड़ दिया जाए, बल्कि ये होते हैं उनको वहां से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिफ्ट कीजिए और उसको डेवलप कीजिए। और रात में 1 बजे बुलडोजर चलाया जाए, क्या मतलब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लोग सो रहे हैं, अब बुलडोजर लेके पहुंच गए, घरों को गिराने लगे। ऐसा अमानवीय कृत्य भाजपा शासन में ही संभव है और ये देश में हो रहा है। आपने देखा कि बेंगलोर के करीब भी सबर्बन एरिया में बुलडोजर चला, कांग्रेस ने चलाने की हिमाकत की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और उसने उसका सुधार किया, उसको कंपनसेट किया, उनको वैकल्पिक जगह देने की घोषणा की। लेकिन बीजेपी के अंदर मानवीय मूल्यों की कोई कदर नहीं है। बहरहाल ये आतंकवाद, जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे अपने देशवासियों के साथ, हमारे अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शासन सत्ता पे बैठे लोग 1 बजे की ठंडी रात में 7-8 जनवरी की ठंडक में उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से इस जालिमाना हरकत का विरोध करना चाहिए, रजिस्ट करना चाहिए, ताकि ये चीज़ रुके। ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके लिए ठीक हो सकती है जो देश के विभाजनकारी राजनीति को अपनाए हुए हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स के तहत चल रहे हैं। लेकिन एक भारत जैसे देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था का दावा करने वाला हो, वहां ये कार्य निंदनीय है, ये कार्य लोकतांत्रिक है, ये कार्य अमानवीय है। ये चेतावनी है, राजनीति नहीं। कैसे? केसों के पीछे की मशीनरी क्या है ये समझिए। प्रीत स्रोही जो आदमी ये सब कर रहा है, उसकी फाउंडेशन है सेफ इंडिया फाउंडेशन। हर दिन हज़ारों मैसेज, लोकेशन, स्क्रीनशॉट इकट्ठा करते हैं सोशल मीडिया पर, एक जैसे कैप्शन, एक जैसे वीडियो और लाखों व्यूज़, और फिर अदालत में याचिका। ये एक पैटर्न सा बन गया है और ये पैटर्न कोई एनजीओ अकेले नहीं कर सकता है, उसके पीछे कोई हाथ होता है। और वो अब वक्त समझ रहा है कि कौन लोग उसके पीछे हैं जो ये सब करा रहे हैं, जो दिल्ली का माहौल, तनाव और आपसी भाईचारे पर चोट पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फैज़ इलाही प्रकरण में जो कल दिल्ली पुलिस के ऊपर
संगठित और सुनियोजित तरीके से हमला हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। फैज इलाही मस्जिद प्रकरण में जो मस्जिद के बाहर का प्रेमाइसेस है उसको लेके न्यायालय की तरफ से एक ऑर्डर था जहां अवैध निर्माण था। उस अवैध निर्माण को गिराने के लिए दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी और इधर कुछ गिरोह सक्रिय होते हैं और वो एक अफवाह इलाके में भेजते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और इस तरह का इंसिडेंट सामने आता है। वहां के लोग या जो लोग हंगामा कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सौहार्द, भाईचारा, मोहब्बत, शांति पे यकीन नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य के पुलिस के ऊपर प्रहार होता है, हमला किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है, तो उस राज्य के संप्रभुता पे हमला है। और वहां एक और शख्स जो मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी रामपुर का सांसद है, वो वहां पहुंचते हैं, लोगों के बीच में वो भड़काने वाली बात कहते हैं, उसके बाद भीड़ और उत्तेजित होती है। ये भी एक विवेचना का मैटर है। दिल्ली की सरकार और दिल्ली पुलिस को मैं सराहना करता हूं कि मामले को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला और कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है, पत्थरबाजी करी है, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और नजीर पेश करे। दिल्ली मोहब्बत, सौहार्द, शांति और भाईचारा के लिए जानी जाती है। अवैध जहां भी निर्माण होगा, वहां पे जहां इलीगल एक्टिविटीज होगी और न्यायालय के माध्यम से कोई ऑब्जर्वेशन और फैसला आएगा, उस पे कार्रवाई जरूर होगी और होनी भी चाहिए। दिल्ली में 54 मस्जिदों पर केस है। देश भर में 2500 से ज़्यादा ढांचों की पहचान है। जी हाँ, जाते जाते एक बड़ा सवाल ज़रूर सुन लीजिए। कानून ज़रूरी है, दस्तावेज ज़रूरी हैं, लेकिन डर और अफवाहों के ज़रिए कानून लागू करना, क्या यही इंसाफ है? हमारे बच्चों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। बच्चे चीखते हुए उठे, सोते सोते गलियों के अंदर घुस के पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता जी। अपने बच्चे सबको प्यारे हैं और आदमी बच्चों की वजह से ही दब रिया है, वरना बहुत बुरा हाल कर रखा है जी गवर्नमेंट ने। किसी पे भी बेज नहीं थे, किसी भी पुलिस वाले के सीने पे बेज नहीं थे, कुछ नहीं थे। जो पुलिस वाले थे, आप जो पुलिस वाले किसी पे भी बिल्ले नहीं थे, कुछ नहीं थे। और गालियां बक रहे थे उल्टी सीधी बहुत ज्यादा। क्या बोल रहे थे वो लोग? बस सर मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, बस मुसीबत होती है बहुत। और डर रहा हम तो भाई पुलिस को पहले मसीहा समझते था, पुलिस से ही डरा जा रही है जी। खुल्ला खुल्ला हम तो पुलिस से डरे हुए जी, किसी से नहीं डरे हुए। उस वक्त आप कहाँ थे जिस वक्त ये हो रहा था? घर पे थे, हम अपने घर पे थे, सो रहे थे। सोते सोते मेरे बच्चे चीखे मार के उठे, बच्चियां तक। सांस नहीं लिया जा रहा था बच्चों से। बच्चों के मुंह पे कपड़ा बांधा है 5-5 मिनट के लिए। यहाँ क्या आप लोग को अंदाजा था कि नहीं, हम तो सो रहे थे। नहीं, कुछ नहीं था जी। हमें तो ये सुना था कि ऑर्डर मिल गए हैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 3 महीने के, कि उसके बाद होगा जो भी होगा। अब ये रात में आए, रात में वहां जितों की गाड़ियां खड़ी हुई थी सब गाड़ियां उठा के ले गए। बदतमीजी करी गई है जी, बस मैं और कुछ नहीं कहता जाता। ये एकदम पता नहीं क्या हुआ है, ये समझ में ही नहीं आया। और अंदर तक आके आंसू गैस के गोले चलाना पब्लिक पे, सब कुछ भाई पब्लिक ने तो करा ही है। आप लोग जब अंदर थे, सारे लोग अंदर हम तो अपने घर से देखा हमने सारा। बिल्कुल ठीक बात, मैं समझ गया। लेकिन फिर सवाल ये है कि कौन लोग थे जो सड़क पर आए थे? वो कौन लोग थे जो सड़क पर थे? वो कौन लोग थे जो इधर से हिंसा कर रहे थे? बच्चे थे वो भी बाद में, मगर पुलिस ने गोलियां तक चलाई हैं जी यहाँ इलाके में, पब्लिक प्लेस के अंदर। अगर अफवाह फैलाने वाला अपराध है तो कार्रवाई सिर्फ पत्थर उठाने वालों पर क्यों? आज का बड़ा सवाल यही है। फैज़ इलाही पर बुलडोज़र से पहले इंसाफ क्यों नहीं चला? तो ये एक आम हिंदुस्तानी के मन में सवाल है, क्योंकि जो गलत है वो तो गलत है। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही छुपी हुई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।